नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरू और मेरे साथ रादर शो में आपको अमित सेठ और मानस जायसवाल दिखेंगे जो पिछले शो से बने हुए हैं। सजदन उत्तेकर ट्रेडबुल से और कोटक सिक्योरिटी से अमोल अठावले भी जुड़ेंगे अपने फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। आउटलुक 2025 पर चर्चा करने के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह जुड़ेंगे और एक्सेस सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अक्षय चिंचालकर से मार्केट के टेक्निकल्स पर होगी बातचीत। साथ ही हॉर्मास से जानेंगे कि 2024 में निफ्टी के किन शेयरों ने दिखाया कमाल और किन का प्रदर्शन रहा फीका। ये सब कुछ ही देर में। तो एक पावर पैक शो आपके लिए। मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। निफ्टी 23,800 पर, बैंक निफ्टी 51,475 पर। हालांकि दोनों ही इंडेक्स अपने डे हाई से या ज़्यादा मॉर्निंग हाई से थोड़ा कूल ऑफ हुए। खासतौर से बैंक निफ्टी उस 51,750 के लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में आज थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे, एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में। जहां तक स्टॉक्स की बात है, अगर आप निफ्टी की बात करें तो आज टॉप गेनर है BPCL 2% ऊपर। ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। आज ये हमने बिग स्टॉक में भी शुमार किया था इसको। उसके अलावा SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा आपका। FNO स्टॉक्स की जहाँ तक बात है उनमें नैल्को टॉप गेनर है 2% ऊपर न्यूज़ के बाद। उसके बाद PSU बैंकों में अच्छा मोमेंटम, जिसे यूनियन बैंक अब लीड कर रहा है 1.5% ऊपर। कैनरा बैंक में भी बाइंग, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, इन सब में बाइंग है। लेकिन वीकनेस है हिंदुस्तान कॉपर में जो 5% नीचे, और मन्नापुरम जो आप करीब 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसमें जोड़ दीजिए बंधन बैंक और PVR आईनॉक्स, दोनों स्टॉक्स इस समय 2.5% नीचे। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। मीनवाइल आप चलते हैं ट्रेड्स पिक करते हैं। टेक्निकल पैनल आपकी स्क्रीन पे सचिन जी और अमोल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। नजरिया है उनका ताज़ा तरीन, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके दो ट्रेड्स इस वक्त क्या है? Virendra ji, good morning, Anuj ji, and good morning to all the panelists. Clearly, I think Nifty में एक जो important hurdle है वो है 5-day exponential moving average का, जो placed है लगभग around 23,840 के आसपास। एंड मुझे लग रहा है जब तक ये लेवल कॉन्फिडेंटली पार नहीं होता तब तक आई थिंक मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड कंसोलिडेटिव ही रहेगा। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल 23,700 के आसपास, जहां पर इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये ऑस्किलेशन कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट्स इक्वेशन ही मैं रेकमेंड करूंगा। जिस तरीके से मार्केट की चाल है, थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस गोदरेज प्रॉपर्टीज में नजर आ रही है। पिछले सत्र में भी जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ था, वो ब्रेकडाउन का मुझे लग रहा है थोड़ा सा फॉलो थ्रू एक्शन अनफोल्ड हो रहा है। यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज को रिविजिट करेगा। सो 2760 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स आपको ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 2892 पे लगाना है इन जनवरी सीरीज। ऑन द लॉन्ग साइड जिस तरीके से इक्वेशन है, मुझे लग रहा है ITC में एक अच्छा कमबैक हुआ है, काफी रिलेटिवली स्टेबल प्राइस एक्शन रही है। एंड 480 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल जल्दी पार हो जाना चाहिए, जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 and 20 एक्सपोनेंशियल एवरेजेस में। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती है तो आई थिंक 475 तक खरीदारी की जा सकती है ITC में। जल्दी मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस 490 505 के रेंज में स्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन अ डिक्लाइन खरीदारी करने की सलाह होगी। 470 का आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। एंड लॉन्ग्स अभी यहाँ से ऐड करने हैं ITC के फ्यूचर्स में। ओके, ITC फ्यूचर्स 479, स्ट्रॉन्ग रिवर्स, सारे एवरेजेस के ऊपर, अच्छी प्लेसमेंट इसकी। अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। PNB के साथ जाना चाहूँगा। आज PSU बैंक्स में थोड़ा सा एक्टिविटी है और लेवल्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है 102.5 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 110 और 112 के। स्टॉप लॉस है उसका 100 रुपीज़ का। दूसरा मैं एक जुबिलियंट फूड के साथ जाना चाहूँगा। ज़रूर थोड़ा सा सुबह से दबाव में है, बट लार्जर टेक्सचर अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो अभी भी प्रॉमिसिंग लेवल पे है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो जुबिलियंट फूड के साथ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग के साथ जा सकते हैं। 698 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट 735 के है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 680 का। ओके, जुबिलियंट फूड्स आपका बाय कॉल में शामिल है। अब चलते हैं हामिद जी के पास। हामिद जी, आपके दो ट्रेड्स। जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडियन बैंक। ऑलमोस्ट 200 डेमा से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। थोड़े की मूविंग एवरेजेस के नीचे जरूर है, बट पोजीशनिंग और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा है।
इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 444 का और टारगेट्स रहेंगे 560 रुपीज के। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू रहेगा बीईएल में। बीईएल इज आल्सो ट्राइंग टू होल्ड 288 289 लेवल्स और कोशिश कर रहा है यहाँ से एक रिवर्सल की। तो इसे एक छोटे से स्टॉप लॉस 291 के स्टॉक के साथ बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 300 एंड 305। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो अनुज जी, सबसे पहला स्टॉक अपोलो टायर्स है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 534 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 555 रुपए 555 के टारगेट सेट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई प्रू का। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने कल लास्ट सेशन में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, आज 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में भी खरीदारी करनी है। 659 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 685 रुपए के टारगेट के। ओके, चलिए। अच्छा, एक आगे बढ़े इससे पहले सचिन, एक व्यू चाहिए था आपसे। गुड मॉर्निंग। भारती एयरटेल पर कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 1600 के आसपास। आई थिंक जब तक ये पार नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है रिन्यूड स्ट्रेंथ नहीं होगी। पिछले हफ्ते में भी हमने एक काफी जोरदार सेलिंग देखी थी। लगभग ये स्टॉक 1680 से टॉप लो के 1580 तक आ गया था एंड वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, बट अपने एवरेजेस के अभी भी नीचे है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा है अगर 1580 का लेवल निकल जाता है तो आई थिंक वापस स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की सलाह होगी। एक लेवल बेस्ड ट्रेड ले, बट ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस काफी वेल डिफाइंड है 1600 के आसपास। जब ये ब्रेक होता है उसके बाद ही थोड़े से लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें। मीनवाइल मार्केट ने एक बार फिर वही किया जो 2 दिन से कर रहा है। 23,850 तक जाकर, यानी कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को विजिट करके वहाँ से इंट्राडे में मार्केट कोलैप्स हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में हो रही है कि पोजिशनली शायद लॉन्ग में पैसा बन रहा है क्योंकि गैप अप्स हो रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट में पैसा बन रहा है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पर मार्केट टिक नहीं पा रहा है। अब साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है टेक्निकली। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़े हैं, जो देश के जाने माने फंड मैनेजर हैं और इक्विटी मार्केट में करीब 2.5 साल का अनुभव रखते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप पिक करने में इनकी महारत है। इनसे समझते हैं कि किन थीम्स पर वो भरोसा कर रहे हैं। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। एडवांस में आपको न्यू ईयर विशेस। बताइए क्या फोकस रहेगा 2025 में, खास तौर से ये जो पिछला क्वार्टर रहा मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहा, इसके बाद कुछ पोर्टफोलियो रीसेट काफ़ी लोगों ने किया होगा। 2025 के लिए आपके हिसाब से ओवरऑल मार्केट व्यू कैसा रहेगा? फिर हम कुछ बड़ी थीम्स पर बात करेंगे। सो ओवरऑल मार्केट व्यू के बारे में अगर बात करते हो मुझे लगता है कि वी विल बी ऑफ टू थोड़ा स्लो स्टार्ट इन 2025 क्योंकि जो हमने थोड़ी बहुत वो अर्निंग्स में स्लो डाउन जो देखी है या कॉर्पोरेट एक्टिविटी में थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखी है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल से जुड़े हुए जो बिजनेसेस है उनमें जो हमने थोड़ी बहुत खिंचाव देखा है, आई थिंक वो शायद थोड़ा कंटिन्यू रहेगा in the course of the first quarter or 3-4 months of calendar year 25. और शायद मार्केट इसलिए रुका रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत एविडेंस शायद मार्केट वेट करेगा एविडेंस के लिए कि अर्निंग्स की जो पद्धति है वो यहाँ से वापस बेहतर होती है कि नहीं है। तो आई थिंक वो जो आंकड़े हैं जो अभी हम सिग्नल्स देख रहे हैं, एक्चुअली थोड़े बहुत मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग डेटा पॉइंट्स। चाहे हम अगर हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखें या गवर्नमेंट के आंकड़े देखें तो थोड़ी बहुत मिक्स सिग्नल्स सिस्टम में है। तो आई थिंक मार्केट इज अ लिटिल इन अ कंफ्यूज स्टेज एट दिस स्टेज। ये कंफ्यूजन शायद मुझे लगता है कि 2-3 महीना और चलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ 2025 में जैसे हमें दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेक्टर रिजल्ट्स जैसे जैसे हमें पता चलते जाएंगे, अंदाजा आता जाएगा, आई थिंक दैट इज व्हाट विल प्रोबेबली डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ द मार्केट, जो शायद मेरे हिसाब से शुड बी ऑन द अपवर्ड साइड। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट विल वेट फॉर मोर एविडेंस व्हिच विल कम अबाउट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ 2025 मुझे लगता है कि आई थिंक वी विल बी इन द क्लियर. Markets will start expecting better growth. So
शायद हम वापस एक 15% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स के करीब करीब की उम्मीद कर सकते हैं इन कैलेंडर ईयर 25 फिस्कल 26। और अगर वो एक माहौल अगर वापस बन जाता है तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड a development for the market and should provide additional confidence. So second half of the year should, to my mind, in 2025 be more promising than the early part. मीनवाइल मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल से अब काफ़ी हल्का हो रहा है। इनफैक्ट निफ्टी अब ऑलमोस्ट रेड में भी जाने की तैयारी कर रहा है। ताहिर जी, फिर ऐसे में पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कैसी हो? अगर फर्स्ट हाफ या फर्स्ट क्वार्टर साल का थोड़ा सा सुस्त रहने वाला है तो आई थिंक अनुज जी, पोर्टफोलियो के संदर्भ में अगर बात करें तो मतलब न केवल ये डोमेस्टिक स्लो डाउन या डोमेस्टिक की जो हमें एक्सेलरेशन की जो उम्मीद है वो एक तरफ है, और शायद हमें ग्लोबल कंडीशंस के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो ग्लोबल सिनेरियो को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुए हैं आफ्टर द यूएस इलेक्शंस और ऑल्सो आफ्टर जो लास्ट फेड मीटिंग हुई है, और जो हमारी खुद की यहाँ की डोमेस्टिक आरबीआई की मीटिंग हुई है। तो कुछ चीजें मैक्रो लेवल पे भी इम्पोर्टेंट होगी देखनी। एंड इस तरीके से अगर हम सोचे तो कुछ कंडीशंस इवन ग्लोबल पर्सपेक्टिव से थोड़े कंफ्यूजिंग है एट दिस स्टेज, जिसका शायद हमें रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 25 मिलेगा। तो पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम जैसे हम प्लान करते हैं या हम देखते हैं, तो आई थिंक वी राइट नाउ आइडिया इज टू कीप द पोर्टफोलियो एज डाइवर्सिफाइड एज पॉसिबल। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो शायद स्ट्रॉन्गर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है कंपेयर टू सम अदर्स। कुछ को हम ग्रोथ की तरह देखते हैं, कुछ को हम वैल्यू के नजरिए से देखते हैं। तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ growth as value, good combination of both growth and value in the fund. Keep it as diversified as possible. कुछ high conviction areas है जिसको हम higher weightage देते हैं और उसको ज्यादा focus में रखते हैं। So I think that is basically the ढांचा as far as portfolio construction. No particular sectors which are significantly overweight. There are some which जहाँ पे confidence ज्यादा है, but I think a diversified approach at this stage of the market is probably what is warranted. ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियो से। ताहिर जी, ये जो कैपेक्स नंबर्स में स्लो डाउन है और जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज में भी विजिबल है, उसका इम्पैक्ट आप आने वाली अर्निंग्स में आई मीन Q3 Q4 में देखेंगे क्या? और क्या हमको प्राइस डैमेज अभी कैपिटल गुड्स में सिवियर देखने को मिल सकते हैं आपके अनुमान के मुताबिक? तो वीरू जी, कुछ हद तक तो मार्केट ने वो जो स्लो डाउन है वो रिफ्लेक्ट किया हुआ है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। हमने काफी हद तक करेक्शन देखा है। पीक से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी सब सेगमेंट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, रेलवेज, कुछ हद तक जो पीएसयू स्टॉक्स है, कुछ हद तक इवन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल्स हैं, उनमें सब में हमें करीब करीब 20 से 30-35% की भी करेक्शन हमने हाई से देखी है। तो आई थिंक एक हद तक वो रिफ्लेक्शन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिकवरी की भी जो उम्मीद है वो शायद थोड़ी बहुत लंबे दौरान की हो सकती है। मुझे हालांकि हमने अक्टूबर नवंबर के शायद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के आंकड़े जो देखे वो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत स्लो तरीके से मैनिफेस्ट होगा। तो एक लेवल पे हम ये भी जानते हैं कि इन सब की वैल्यूएशंस थोड़ी हायर एंड पे ही चल रही थी, तो एक हद तक कुछ करेक्शन जरूर हुआ है। आई थिंक कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम फ्रेश तरीके से उनको देख सकते हैं। वैल्यूएशंस कुछ हद तक एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल भी एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जहाँ पे वी हैव टू टेक अ मोर ऑफ अ बॉटम अप कॉल देन फुल टॉप डाउन कॉल। पिछले 2 साल में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव डन वेल, उनकी वैल्यूएशंस में बढ़ोतरी आई है, बट आने वाले दिनों में आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंशियल। कुछ हर एक सेगमेंट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कंपनीज होंगी जो शायद एग्जीक्यूशन के बलबूते पे दे विल डू प्रॉब्ली बेटर कंपेयर टू अदर्स। तो डिफरेंशिएशन शायद हर एक सेगमेंट सब सेगमेंट में होता जाएगा, एंड आई थिंक उस हिसाब से हमें पोर्टफोलियो की भी प्रॉब्ली पोजीशनिंग करनी पड़ेगी या स्टॉक्स की रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अच्छा ताहिर जी, अब तक की लीडरशिप
बीते 3 महीने की जब से ये बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था पोस्ट आई थिंक लोकसभा रिजल्ट्स, वो आईटी ने रखी है, डिसाइसिवली आईटी के पास थी। बट यूएस में 25 में मात्र 2 रेट कट्स की पॉसिबिलिटीज़, हालांकि आपने एसेंचर के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखे, आपका व्यू क्या कहता है? आईटी विल कंटिन्यू टू लीड या फिर आईटी जिस प्रकार से पिछले 4 महीने में भागा है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आईटी में कैसा है? तो आईटी के लिए विरू जी एटलीस्ट टॉप डाउन धीरे धीरे करके फेवरेबल होते जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेट कट्स। और अगर यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनी रहती है, स्पेशली अगर तो वहां पे भी अगर ग्रोथ और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है अवे फ्रॉम द टॉप 10 और 20 कंपनीज इन द S&P 500 और थोड़ा और ब्रॉड बेस हो जाती है, तो आई थिंक इट विल ऑगर वेल हमारे आईटी कंपनीज के लिए, जहाँ पे मतलब ब्रॉड बेस S&P 500 की ग्रोथ हमेशा ज्यादा अहमियत रखती है। तो आई थिंक टॉप डाउन सेटअप ग्रेजुअली आईटी सेक्टर के लिए 2025 में इम्प्रूव होते जा रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो शायद कंटिन्यू भी करेगी। कुछ हद तक हमें करेंसी का भी एक फेवरेबल टेलविंड अभी हल्का सा दिखाई दे रहा है, ऑल्दो आई डू नॉट एक्सपेक्ट द इंडियन रुपी टू डेप्रिशिएट सिग्निफिकेंटली, लेकिन कंपेयर टू आवर हिस्टोरिक एवरेज हम थोड़ा रुपी हैज बीन क्वाइट स्टेबल। और अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ते जाता है बिटवीन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बढ़ते जाता है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमें और रुपी की डेप्रिसिएशन में शायद रुपी डेप्रिसिएशन हमें शायद और फेवर करता रहे, स्पेशली एज फार एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या आईटी सेक्टर की हम जब बात करते हैं तो आई थिंक ब्रॉडली मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर शुड बी इन द न्यूज। वी हैव 1-2 साल का मतलब अर्निंग्स का भी कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ हद तक एक्सेलरेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, और कॉस्ट स्पेशली फॉर आईटी कंपनीज इज नाउ अंडर कंट्रोल। तो एक मार्जिन के लिए भी मुझे लगता है कि एक फेवरेबल सिनेरियो धीरे धीरे बनते जा रहा है। तो 2025 स्टिल कुड कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द आईटी सेक्टर। ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे, पिछले क्वार्टर में एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों ने काफ़ी डिजास्टर्स नंबर्स पेश किए और एक बहुत लोगों का भी ये लग रहा है कि ये जो एफएमसीजी कंपनियों में कंपटीशन है या और भी खासतौर से पेंट कंपनियों में, क्या इस सेक्टर को डीरेट कर देगा? एक ऐसी स्पेस जहां इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा बनाया, आपका क्या व्यू होगा? तो अनुज जी देखिए, हम इस स्पेस या कोई भी ऐसी जो सेगमेंट्स होती है जहाँ पे मतलब कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हम उसको क्लोजली देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक तरीके से अगर वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आप जानते हैं कि हम एक काफी प्रोमिनेंट वैल्यू स्टॉक कॉन्ट्रा फंड चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रा फंड। तो हम हमेशा ऐसी कुछ सेगमेंट्स या पॉकेट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे वैल्यूएशन की डिस्ट्रक्शन हुई हो या कुछ हद तक नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए हो, तो उसको हम एग्जामिन करते रहते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पेंट सेक्टर जो आपने बताया एक जरूर इस समय एक कंसिडरेशन सेट में है, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस। हमें काफी स्लोली इस सेगमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। वी डोंट हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ। कंपेटिटिव एक्टिविटी ज्यादा है, हालांकि कुछ ऐसी कंपनियां है जरूर है जो एस्टैब्लिश्ड है, जो उनकी कंपेटिटिव एडवांटेजेस अभी भी सॉलिड है, मार्केट शेयर उनका अभी भी डोमिनेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हद तक डोमिनेंट है, हालांकि थोड़ा बहुत प्राइस प्रेशर जरूर सामने देखना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स जब जहां तक ये सेक्टर की के बारे में हम बात करते हैं। तो एंड वी विल सी, जैसे जैसे माइलस्टोन्स क्रॉस होते जाते हैं और हमें लगता है कि कंपेटिटिव प्रेशर रीच हो गए हैं, और इन कंपनीज का जब तक कंपेटिटिव एडवांटेजेस एकदम ज्यादा इरोड नहीं होता, आई थिंक इट इज इजियर टू टेक कॉन्ट्रा डिसीजंस ग्रेजुअली। चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको थैंक यू। चलिए, 2024 का अंत होने जा रहा है। एक रोलर कोस्टर राइड थी यहाँ पर। पहला हाफ फील गुड फैक्टर, दूसरा हाफ फियर फैक्टर, एफआईएस ऐसे रूठे कि पूरा साल नहीं माने, और कुछ कंपनियाँ जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए इस साल, उनमें से कुछ कंपनियों ने काफ़ी ख़राब रिटर्न्स भी दिए। सब पर बात करते हैं हॉरमास के साथ। हॉरमास, गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी के बड़े स्टॉक्स की कहानी।
गुड मॉर्निंग अनुज। और काफ़ी बढ़िया साल, आप स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स जिसकी हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे, मगर निफ्टी की 10 कंपनियां ऐसी है जो कोई ना कोई रिकॉर्ड अपना बनाने वाली है, वो चाहे अच्छा रिकॉर्ड हो या चाहे बुरा रिकॉर्ड हो। शुरुआत हम करेंगे निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएटर तो रही ही है, मगर ये वाला जो साल रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई खास अच्छा साल नहीं रहा, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में नेगेटिव रिटर्न संभव है, क्योंकि 9 साल लगातार पिछली से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो पॉजिटिव रिटर्न्स देता आ रहा है। और इस साल अब तक अगर आप देखें तो लगभग 5.5% की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने मिली है, जो कि 2014 में जो आधे फीसदी की गिरावट देखने मिली थी उसके बाद ये पहली गिरावट होगी। तो बाजार का अब क्या व्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर निकल कर आता है? अगर हम स्ट्रीट व्यूज़ देखें तो 33 एनालिस्ट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस टारगेट है वो 1950 का है, और जो सबसे कम जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 1350 का है, एवेंडस स्पार्क का। एक और ऐसा स्टॉक जिसका ये साल बेहद ख़राब रहा है और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है हाल फिलहाल में, वो है एशियन पेंट्स। और वो इसलिए भी क्योंकि इस साल के जो उसके 33% की गिरावट जो एशियन पेंट्स में देखने मिली है वो ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ी गिरावट मानी जा सकती है इस स्टॉक के लिए। और रिटर्न्स के लिहाज से भी काफ़ी ख़राब साल रहा, और 2010 के बाद काफ़ी कम ऐसे साल रहे हैं एशियन पेंट्स के जिसमें नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दी है। आप देख सकते हैं 2011 में 10%, 2022 में 9%, और इस साल जो है 33% की गिरावट हमें एशियन पेंट्स में देखने मिली है। तो बाजार का इस पर अब क्या व्यू निकल कर आ रहा है? 18 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अब बिकवाली की राय दी है एशियन पेंट्स पर, और CLSA का जो है वो सबसे कम टारगेट है, जिसके अब बहुत करीब है स्टॉक 2080 का एशियन पेंट्स पे। आपने वेल्थ क्रिएटर्स की तो बात की, मगर एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर जो रहा है हाल फिलहाल में वो है ट्रेंट, जिसने निफ्टी में भी अभी एंट्री करी है। और टाटा ग्रुप का ये शेयर जो है पिछले साल भी उसने बढ़िया रिटर्न दिखाए थे, इस साल भी अच्छा, और इस साल निफ्टी का सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला शेयर अब बन चुका है ट्रेंट। और एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर टाटा ग्रुप की तरफ से भी ये इस साल रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में ट्रेंट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। पिछले साल भी स्टॉक दुगना हुआ था, इस साल भी स्टॉक दुगना हुआ है। तो इस तरह के रिटर्न्स देखने के बाद बाजार का क्या व्यू निकल कर आ रहा है ट्रेंड पर? अभी भी 12 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सिटी का जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइस टारगेट है, लगभग 9350 का, और एम्बिट का जो है सबसे कम प्राइस टारगेट है, बिकवाली की रेटिंग है उनकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसने सदी की शुरुआत के बाद पहली बार बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिखाए हैं, और निफ्टी में जो सबसे टॉप परफॉर्मर्स है उनमें से एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक टर्न अराउंड स्टोरी आप कह सकते हैं उसे, और 2009 में जिसके बाद का ये सबसे बेहतरीन साल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इस रिटर्न्स के बाद बाजार का क्या व्यू निकल कर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर? अगर आप देखें तो एनालिस्ट काफ़ी ऐसे हैं, 37 एनालिस्ट है जिन्होंने अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है इस स्टॉक पर। 3700 का नुवामा और जेफरीज का साझा टारगेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, जो कि बाजार के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो इस साल स्टॉक ने भले ही एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया हो, मगर रिटर्न्स के हिसाब से कोई बढ़िया साल नहीं रहा। और 2013 के बाद लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स तो दिए ही है, मगर जो है सिंगल डिजिट रिटर्न्स में 4 सालों में 3 बार अब ये सिंगल डिजिट रिटर्न्स HDFC बैंक ने दिए हैं। तो अगर हम देखें तो 10% तो 2022 में आए थे, मगर अब ये सिंगल डिजिट रिटर्न्स चले आ रहे हैं। तो बाजार का अभी भी ऐसा कंसेंसस है कि अभी भी कोई भी एनालिस्ट ने बिकवाली की रेटिंग नहीं दी है HDFC बैंक पर। 2550 का सबसे ज़्यादा प्राइस टारगेट है। अगर हम बात करें HUL की, तो एशियन पेंट्स की तरह HUL के लिए भी ये साल कोई खास बेहतर साल रहा नहीं है, और 2004 के बाद का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है HUL का, और 20% से ज़्यादा की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है HUL के शेयर्स में। तो FMCG स्टॉक्स के मुकाबले, और ये देखिए 12% की गिरावट इस साल, और ये जो काफ़ी सारी ये 2000 के बाद की सबसे नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। तो बाजार का क्या व्यू है? अभी भी 26 एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 3400 का सिटी का सबसे ज़्यादा प्राइस टारगेट है HUL पर। टाइटन एक और ऐसा शेयर है जो खराब प्रदर्शन रहा है इस साल, और 2016 के बाद पहली बार टाइटन जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला है। 2016 में जो नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे उसके बाद जो है स्टॉक 2017 में दुगने से ज़्यादा हुआ था, और अब जाकर ये 9% की गिरावट हमें 2024 में देखने मिली है। तो अब बाजार का क्या व्यू निकल कर आ रहा है? अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो बुलिश है। 5000 का टारगेट है मिरे का टाइटन पर। और नेस्ले की अगर हम बात करें तो उसका भी साल कोई खास अच्छा रहा नहीं है। FMCG शेयरों में जो HUL के बाद 2002 के बाद का
सबसे ख़राब साल रहा है नेस्ले के लिए और लगभग 20% की गिरावट हमें नेस्ले में भी देखने मिली है इस साल। और ये 2000 के बाद के जो है ये साल है जिस पे स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और इस साल आप देख सकते हैं 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और एनालिस्ट अभी देखें तो 18 जो है ज़्यादातर होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और 2870 का जो टारगेट है नोवामा का वो सबसे ज़्यादा प्राइस टारगेट है नेस्ले पर। और आखिरी दो स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक ने पिछले 7 सालों में ये 5वीं बार ऐसा होगा जो ये नेगेटिव रिटर्न्स देगा। 2022 और 23 में तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे मगर इस साल जो है निफ्टी का सबसे खराब परफॉर्मर रहा है इंडसइंड बैंक। 42% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने मिली है। तो बाजार का क्या रुझान है इंडसइंड बैंक पर? अभी भी खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए है एनालिस्ट और 1950 का सबसे ज़्यादा टारगेट है। और आखिरी में अडानी पोर्ट्स की हम बात करेंगे क्योंकि इस साल जो पूरा न्यूज़ फ्लो रहा है पिछले साल भी और इस साल भी उसके बावजूद स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लगभग 15% की पॉजिटिव रिटर्न्स हमें इस साल देखने मिले हैं। अडानी पोर्ट्स में लगातार 5वें साल हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिले हैं। और बाजार का जो रुझान है वो अभी भी ये है कि ज़्यादातर एनालिस्ट जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं अडानी पोर्ट्स पर। उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्राइस टारगेट निकल कर आएगा वो है 1960 का और 17 एनालिस्ट है जो बाय रेटिंग दे रहे हैं। तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक साल रहा है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम की कमी है हमारे पास। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अक्षय चिंचालकर जुड़े हैं हमारे साथ। अक्षय जी गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय मार्केट का आपको व्यू कैसा लग रहा है और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अगर आप देना चाहें तो वो कहाँ पर होगा? अनुज गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको, आपकी फैमिली को और आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही डेलिकेटली पॉइज्ड है मार्केट। इनफैक्ट मैं 23,500 और 600 का जो जोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली चार्ट पे हमने कुछ पिच फोक्स जिसे कहते हैं हमने ड्रॉ किए थे और 3 पिच फोक्स हमारे पास थे, लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा मीडियम टर्म और फिर शॉर्ट टर्म। और तीनों के सपोर्ट लेवल्स जो हैं इसी जोन के थ्रू जाते हैं। तो अगर आप देखोगे जून 4 का जो लो था जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, बहुत वॉलेटिलिटी थी उस दिन। और वहां से अगर आप उस ब्लैक कलर्ड पिचफोर्क को देखोगे तो वो एग्जैक्टली फ्राइडे के लो के थ्रू पास होता है। उसके बाद एक मीडियम टर्म पिचफोर्क हमने 5 अगस्त के लो से ड्रॉ किया है। उसका जो लाल कलर का जो सपोर्ट लाइन है वो भी उसी जोन के थ्रू ट्रैवल करता है। और फाइनली एक शॉर्ट टर्म पिचफोर्क जो हमने 4 नवंबर के लो से ड्रॉ किया है वो भी सपोर्ट वहीं पे आता है। तो ये 23,500 और 600 का जो एरिया है वो बहुत ही क्रिटिकल है। और अगर मार्केट 24,150 पार करने से पहले अगर इस जोन के नीचे गिरता है तो फिर 22,700 और 22,500 के टारगेट्स हमको चार्ट्स पे दिख रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई ट्रेड्स जो आपको समझ आ रही है इस समय? मैं ट्रेंड की बात करूंगा। हॉर्मुज ने भी ट्रेंड के बारे में बात की, इज वन ऑफ द स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर। ट्रेंड का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो क्लियरली ये कह रहा है कि 6,650 पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है। वीकली चार्ट की अगर बात करें जो 2023 फरवरी से बार बार मार्केट को सपोर्ट देता रहा है। और अगर ये ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ मैं रेसिस्टेंस देख रहा हूं रफली 7,300 का। तो अगर मार्केट 7,300 पार नहीं कर पाता और नीचे की तरफ अगर ये 6,650 ब्रेक करता है तो फिर टारगेट बन के आता है अप्रोक्सीमेटली 5,800 का। तो ये एक स्टॉक है जो बहुत ही क्रिटिकली पॉइज्ड है जिसपे हम लोग काफी नजर टिकाए खड़े हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय जी, और आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे इस नोट पर, और एक छोटे से ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।